आज 25 मई है, वर्ल्ड थायराइड डे है। थायराइड दरअसल वो ग्रंथि है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड है जो एक एंजाइम सिक्रीट करती है, लेकिन किस प्रकार से वो एक बीमारी का स्वरूप ले लेती है, इस पर जागरूकता लाना ज़रूरी है। और शायद इसी उद्देश्य से आज के दिन को तय किया गया, वर्ल्ड थायराइड डे। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि हम प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव मेडिसिन पर तो कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन बेहद ज़्यादा ज़रूरी है सोशल मेडिसिन पर कार्य करना। और सोशल मेडिसिन यानी कि अवेयरनेस, जन जागरूकता, जिस उद्देश्य से आज एक बहुत ही सार्थक चर्चा हम आज हमारे स्टूडियो में हम भी आयोजित करने जा रहे हैं वर्ल्ड थायराइड डे पर। दो विशेष मेहमानों को हमने आमंत्रित किया है, जिनसे आप भी अगर कोई थायराइड से जुड़े प्रश्न है आपके मन में, कोई संशय है, कोई परामर्श चाहते हैं, तो पहले हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारे स्टूडियो का नंबर होगा 011, दिल्ली का STD कोड लगाइएगा। नंबर है 23097532। तो आप भी कॉल करके कोई परामर्श चाहते हैं तो परामर्श ले सकते हैं। हमारे साथ दो डॉक्टर्स मेहमान हैं, सीधे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली से हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर पीयूष रंजन जी को, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन। सर, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ मेदांता हॉस्पिटल के ENT डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर आलोक ठक्कर भी हैं। डॉक्टर आलोक, आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू जी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत आपसे हो डॉक्टर रंजन। जैसे कि हम थायराइड शब्द सुनते हैं तो अक्सर लोग इसे बीमारी मान लेते हैं, जबकि थायराइड, जैसा कि हमने अभी एक AV क्लिप में भी देखा, वो एक ग्लैंड है, ग्रंथि है। लेकिन कब ये थायराइड बीमारी का स्वरूप ले लेता है, एक आम इंसान के लिए आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, थायराइड में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है, जो उसके थायराइड रिलेटेड डिजीज है, उसमें हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपोथायराइडिज्म मतलब ये कि जबकि थायरोक्सिन नामक जो हार्मोन होता है, वो हार्मोन का जो टोटल अमाउंट जो बॉडी को ज़रूरत होता है वो कम होने लग जाता है। कभी कभी यह संख्या जो है, जो अमाउंट जो है वो हार्मोन का, वो ज़्यादा भी हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आयोडीन की कमी अगर हो जाए तो उस स्थिति में जो है वो ग्वाइटर, जिससे कि गले में जो स्वेलिंग हो जाती है, घेगा होता है, वो हम लोग कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून डिजीज हैं जो विशेष तौर पर गर्भावस्था के बाद जो है पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस होता है, यानी थायराइड नामक ग्लैंड में जो है वो सूजन हो जाता है, जिसको हम लोग इन्फ्लामेशन कहते हैं। इसके अलावा थायराइड और उसके आसपास कई सारे लिम्फ नोड्स होते हैं, उसमें भी अगर स्वेलिंग हो जाए तो ये स्वेलिंग थायराइड के अलावा दूसरे और गंभीर बीमारियों की ओर भी इंगित करती हैं। जी जी। डॉक्टर ठक्कर, क्या सिम्टम्स होते हैं अगर ये थायराइड डिसऑर्डर्स की हम बात करें तो? जैसे कि डॉक्टर रंजन ने बताया, हाइपो या हाइपर या गॉइटर की समस्या है, क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? थायराइड की कमी हो जाए या थायराइड बढ़ जाए, तो थायराइड, जैसे अभी प्रोग्राम शुरू किया, आपने कुछ कहा कि भाई हमारे अंदर की अग्नि, तो थायराइड का जो हार्मोन होता है वो बेसिकली अंदर की बॉडी का मेटाबॉलिज्म या अंदर की बॉडी कितनी एफिशिएंटली काम कर रही है उसके लिए काम करता है। अगर वो हार्मोन कम हो जाए तो होगा क्या कि थोड़ा सा वेट बढ़ जाएगा, थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन आ जाएगा, थोड़ी सी स्किन कोर्स हो जाएगी, थोड़ा सा पीलापन आ जाएगा और एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। वही अगर ज़्यादा हो जाए तो वेट कम हो जाएगा, हाथ में थोड़े से ट्रेमर आ जाएंगे और वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो ये दो, थोड़ी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, शायद नींद कम आए, थोड़ी पसीना आएगा। तो ये हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म। अगर आपका नॉर्मल थायराइड फंक्शन है तो आप नॉर्मल फील करेंगे, कम थायराइड फंक्शन है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, जो मैंने कहा वेट बढ़ना और ये और बढ़ जाएगा। डॉक्टर पीयूष, आमतौर पर आज के दौर में तो लोगों की ये शिकायत आम हो गई है कि मुझे थकावट रहती है या वेट लॉस हो रहा है, तो ये कब थायराइड डिसऑर्डर माना जाए? क्या ये कोई आम लक्षण है, आम थकान है, या थायराइड डिसऑर्डर भी हो सकता है? देखिए, बिल्कुल सही आपने पूछा कि थायराइड और उससे रिलेटेड डिजीज जो भी सिम्टम होता है उसे हम लोग नॉन स्पेसिफिक, यानी ऐसे सिम्टम जो बहुत सारी बीमारियों में पाए जाते हैं, या कुछ जिसे हम लोग स्पेसिफिक कहते हैं। तो थायराइड के जो ज़्यादातर सिम्टम, जैसा कि डॉक्टर आलोक ने भी बताया कि वो हमारे डे टू डे मेटाबॉलिज्म से होते हैं। तो जब कभी भी ये थायराइड से जो हाइपोथायराइड होता है, जबकि थायराइड हार्मोन कम होने लग जाता है, तो सिम्टम्स ज़्यादातर नॉन स्पेसिफिक होते हैं। थकान ज़्यादा हो जाता है, नींद ज़्यादा आने लग जाती है, स्किन जो होता है वो कई बार जो बहुत डार्क होता है, और गर्भावस्था के समय में अगर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस होने लग जाए, महिलाओं में जिसमें कि ये डिजीज ज़्यादा पाया जाता है, तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, यानी माहवारी के दौरान खून ज़्यादा आने लग जाता है। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं, तो ये चूँकि सिम्टम्स बड़े
नॉन स्पेसिफिक है तो कब माना जाए कि जब संदेह किया जाए कि ये थायराइड डिजीज हो सकता है। उसके लिए जरूरी जब अचानक से बहुत ज़्यादा आपको होने लग जाए। पहले आप 4 मंजिल तक सीढ़ी पर चढ़ पाते थे, अचानक से आपको लगने लगा कि आपको ये वो जो है आप नहीं चढ़ पा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, पहले जो है 8 घंटे की नींद आपकी ठीक होती थी, काम करने में आपका ध्यान लगता था, लेकिन अचानक से ऐसा होने लग गया कि नींद जो है 8 के बदले 12-14 घंटे तक आपको आने लग जाए और वैसे भी शरीर हमेशा थका थका सा रहने लग गया। ये अगर महिलाओं में होता है ज़्यादातर, तो उसमें अचानक से चिड़चिड़ापन, गुस्से और ये सारी समस्याएं हो जाए, तो हमें संदेह करना चाहिए। लेकिन संदेह के साथ साथ यह बात समझना जरूरी है कि सिम्टम चूंकि नॉन स्पेसिफिक होते हैं, इसके डायग्नोसिस के लिए खून की जांच का किया जाना जरूरी है। डॉक्टर रंजन, हम जांच के बारे में भी स्पेसिफिकली आपसे जानेंगे कौन सी जांचें हैं। एक कॉलर हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पूछिए। अच्छा। हाँ डॉक्टर, ये मुझे ये पूछना था जी कि थायराइड की टैबलेट थायरोनॉर्म्स 15-20 साल से चल रही है, तो क्या किसी और जैसे नेचुरोपैथी या आयुर्वेद से ट्रीटमेंट के द्वारा इसको रोका जा सकता है या परमानेंट लाइफ लॉन्ग लेनी होती? डॉक्टर रंजन, आप इसका उत्तर दें। जी देखिए, यहाँ सबसे ज़्यादा जरूरी इस बात को समझना है कि कोई भी दवाई जीवन भर इसलिए नहीं खानी पड़ती है कि कभी आपने उस दवाई को शुरू किया था। कोई भी दवाई जीवन भर, चाहे वो थायराइड की हो, डायबिटीज़ की हो या हाइपरटेंशन की हो, वो जीवन भर इसलिए खानी होती है क्योंकि ये बीमारियां जीवन भर आपके साथ रहती हैं। अब थायराइड पर जो थायरोनॉर्म नामक ये टैबलेट की बात कर रहे हैं, ये टैबलेट आप मान सकते हैं कि एक ऐसी बीमारी है जो बहुत आसान है जिसका इलाज होना है। एक टैबलेट नियम पूर्वक आप लें, समय समय पे खून जांच करा करके आप इसके डोज को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन थायराइड में कई लोग ऐसा भी सुने होंगे कि किसी पड़ोसी का जो है वो थायराइड की टैबलेट जो है वो कम हो गया। ये बेसिकली पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस के केस में होता है, जिसमें कि पहले थोड़े समय तक हाइपरथायराइडिज्म होता है, फिर हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, फिर बाद में ये नॉर्मल भी हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के केस में जिसमें ऑटो इम्यून ये फेनोमेना के कारण जो हाइपोथायराइडिज्म होता है, उसमें जीवन भर नियम से जो है ये दवाई लिए जाने की ज़रूरत है। मैं इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप इस बारे में बिल्कुल भी ध्यान न लगाएं कि जीवन भर हम इस दवाई से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। और अल्टरनेट थेरेपी, चाहे वो नेचुरोपैथी हो या आयुर्वेदिक हो, इसकी और जाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो हार्मोन जो सिक्रेट करने की जो क्षमता रहती है उसमें कमी आने की वजह से होता है। और आप नियम पूर्वक इस दवाई को ये खाएं, और दवाई कुछ रेयर केसेस में, जिसमें कि स्पेसिफिक जो थायराइडाइटिस के केसेस होते हैं, उसमें ये दवाइयाँ छूट सकती हैं, लेकिन वो भी डॉक्टरी सलाह के बाद। जबकि हम लोग देखते हैं कि थायराइड हार्मोन का नॉर्मल जो है वो ट्रांजिएंट सप्रेशन के बाद जो है नॉर्मल हो गया है, तभी लेना, तब वो करना हो सकता है। डॉक्टर ठक्कर, जैसे कि अभी दवाइयों की चूंकि बात चल रही है, दवाई लेने का कोई रेगुलेशन है, कोई रूल है, कोई नियम है जो थायराइड की दवा लेते हैं पेशेंट्स? खाली पेट ली जाती है, सुबह सुबह ली जाती है जी, और दिन में एक बार ली जाती है जी। डोजेज में बड़ा वेरिएशन रहता है, ये टेस्ट से हम लोग डिसाइड करते हैं। किसी को बहुत छोटी खुराक दी जाती है, जिसको कहते हैं कि 25 माइक्रोग्राम, और किसी को जो है 200 माइक्रोग्राम तक दी जाती है। तो ये टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी देने की ज़रूरत है। जनरली थोड़े कम से शुरू की जाती है और धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। जी जी। डॉक्टर रंजन, दवाई जैसे कि डॉक्टर ठक्कर बता रहे हैं खाली पेट ली जाती है, तो क्या इसके बाद भी कुछ समय का अंतराल छोड़ना चाहिए जब आपको कुछ भी खान पान नहीं करना? और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति करता है तो उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं? देखिए, दवाइयों से संबंधित 2-3 जो कॉमन लोगों के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले, जैसा सर ने कहा कि खाली पेट लेना चाहिए, क्योंकि दवाई का एब्जॉर्प्शन उसी दौरान होता है। अगर इस दौरान आप दूसरे भोजन पदार्थ ले लेते हैं, दवाई खाने के सामान्यतः 1 से 2 घंटे तक कुछ नहीं लेना चाहिए, ताकि वो दवाई का एब्जॉर्प्शन आपका हो जाए। अगर आप लेते तो एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है। जैसा कि सर ने बताया कि कुछ लोगों को ज़्यादा डोज हो जाता है, तो उस डोज में भी कई बार ऐसा कि उनकी जो प्रैक्टिस होती है वो दवाई लेने की, वो ठीक नहीं होती है, प्लस इरेगुलरिटी उस पर रहता है। तो इस दौरान भी जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डोज, जो कि वजन के अनुसार जो 50 से 75 माइक्रोग्राम के अनुसार जो होना चाहिए, तो उसमें लोगों का ज़्यादा हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जब कभी भी आप दवाई लें तो दवाई के ढक्कन को जो है बहुत टाइट करके रखें।
तो कई बार हवा लगने की वजह से जो दवाई की एफिकेसी कम हो जाती है। नंबर 2। नंबर 3, जिस एक पर्टिकुलर ब्रांड को आप ले रहे हैं उसके साथ आप बराबर अल्टरेशन ना करें, बार बार चेंज ना करें, और दवाई को नियमित तौर पे लें। अगर आप किसी दिन सुबह को लेना भूल गए तो जब याद आए तब ले लें। अगर एक दिन भूल गए हैं तो अगले दिन एक के बदले 2 दवाई आप ले सकते हैं। लेकिन आप अलग अलग तरीके अपने अनुसार ढूंढ सकते हैं जिसके द्वारा कि आप दवाई में रेगुलरिटी को सुनिश्चित कर सकें, जैसे कि आप कैलेंडर पे टिक लगाना या मोबाइल पे अलार्म रखना। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि अगर आप दवाई का डोज नियमित रूप पे लें तो आप बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। तो ये अगर ऐसा हो तो आप ले सकते हैं। प्रोटोकॉल का पालन करके दवाई लीजिए। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, ओम प्रकाश जी बात कर रहे हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी, नमस्कार जी, ओम प्रकाश चावला से हरियाणा से जी। मेरी जिज्ञासा ये है कि ये भी एक किस्म के गले में थायराइड जब होती है तो परजीवी है, जैसे कुछ लोग के परजीवी होते हैं या टीबी के परजीवी कीटाणुओं का थोड़ा मात्रा बढ़ जाती है, क्या ये भी इसी प्रकार का एक यानी इन्फेक्शन है? कृपया इस पर प्रकाश डालें। धन्यवाद, आभार। डॉक्टर ठक्कर आपसे जवाब चाहेंगे। मैं पूरी बात तो नहीं समझ पाया, पर ये पूछ रहे थे कि क्या ये इन्फेक्शन से रिलेटेड है? पैरासाइट या परजीवी की बात? नहीं, ऐसा नहीं है। थायराइड की प्रॉब्लम जो है ये आज से 2-3 दशक पहले इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि हमारे यहाँ आयोडीन की बहुत डेफिशिएंसी थी। अब हम आयोडीन डेफिशिएंट नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ सॉल्ट में रेगुलरली आयोडीन में लिया जाता है और हम लोग आयोडीन डेफिशिएंट नहीं है, उसलिए हमारे यहाँ थायराइड की प्रॉब्लम कम हुई है। ये और बात है कि क्योंकि टेस्टिंग बहुत बढ़ गई है तो लोगों की अवेयरनेस बढ़ गई है कि भाई ऐसी प्रॉब्लम होती है, लेकिन पहले के मुकाबले ये प्रॉब्लम काफ़ी कम हुई है जब से हमने आयोडीन सप्लीमेंटेशन शुरू किया है। इसका इन्फेक्शन से कोई रिलेशन नहीं है। डॉक्टर ठक्कर, अगर मील्स की बात करें, खान पान की बात करें, कई सारे मिथ्स हैं, उन मिथ्स में कितनी सच्चाई है वो आपसे जानना चाहेंगे कि थायराइड के पेशेंट को ब्रोकली नहीं खाना है या सोयाबीन नहीं खाना है या गोभी नहीं खाना है, इसमें कितनी सच्चाई है? एक थायराइड डिसऑर्डर के पेशेंट की आइडियल थाली कैसी होनी चाहिए? थोड़ी बहुत सच्चाई है, पर इतना मेजर फैक्टर नहीं है कि सिर्फ इसी वजह से किसी को थायराइड प्रॉब्लम हो जाएगी कि भाई उसने ब्रोकली खा ली या गोभी खा ली तो उसको ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इन दवाइयों से थोड़ा सा फ़र्क आता है इस इफ़ेक्ट में। कोई बहुत इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत खाई जा सकती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। साथ में दवाई का इलाज करना ज़्यादा ज़रूरी है। जी। डॉक्टर पीयूष रंजन, अगर थायराइड की सर्जरी की बात करें तो क्या इस डिसऑर्डर में भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, और अगर पड़ती है तो कब सर्जरी के लिए जाना चाहिए पेशेंट को? देखिए, थायराइड के जो कुछ डिजीजेज होते हैं, अगर ग्वाइटर हो जाए जिसमें कि गले में घेग जैसा हम लोग कहते हैं कि उसकी स्वेलिंग ज़्यादा हो जाए, तब उसकी सर्जरी करने के लिए यह ज़्यादा होता है जी। और अगर जो ऐसा कभी कभी हो जाए कि जिसमें हम लोग कैंसर का संदेह कर रहे हों, तब उस केस में जो है वो सर्जरी करने की आवश्यकता होती है। थायराइड के कुछ और अलग जो कॉन्जेनाइटल डिजीजेज होते हैं जिसमें कि कुछ तरह के जो ट्रैक्ट बन जाते हैं, तो उन सभी चीज़ों में जो है सर्जरी करने की आवश्यकता होती है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन जो हाइपोथायराइडिज्म वाली जो बीमारी होती है, उस बीमारी के लिए जो सबसे ज़रूरी उपाय है वो रेगुलर दवाई का लेना है। जी। इसी प्रश्न पर का उत्तर आपसे भी जानना चाहेंगे सर, क्योंकि आप ENT डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, कई मामले आप भी देखते होंगे, तो कब लगता है कि ये थायराइड ग्लैंड कैंसरस हो गया है या इसको कैंसर का रूप धारण कर रहा है? कैसे पुष्टि होती है और क्या उसके लिए पहला स्टेप होना चाहिए किसी व्यक्ति का? देखिए, थायराइड डिसऑर्डर्स के हमने मोटी बात की, पर थायराइड डिसऑर्डर हम लोग क्लासीफाई करें तो फंक्शनैलिटी के हिसाब से क्लासीफाई करें तो ऐसे क्लासीफाई करते हैं कि भाई फंक्शन कम हो गया या ज़्यादा हो गया, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड। उसकी इलाज जो है वो ज़्यादा मेडिकल डिपार्टमेंट में होती है, डॉक्टर पीयूष करते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि थायराइड पूरा बढ़ा हुआ है या कुछ पार्ट उसके बढ़े हुए। नोडुलैरिटी हम कहते हैं कि कहीं पे स्वेलिंग आ गई, एक तरफ स्वेलिंग आई हुई है। तो अगर नोडुलैरिटी है, मतलब कि पूरा थायराइड सूजा हुआ नहीं है पर एक तरफ उसमें एक दाना आ गया या एक तरफ उसमें रसौली आ गई है, तो उसमें कैंसर का डाउट बन जाता है और उसके लिए फिर अप्रोप्रिएट टेस्ट करना होता है जिसको हम कहते हैं FNAC टेस्टिंग या अल्ट्रासाउंड गाइडेड FNAC टेस्टिंग। और ये भी एक प्रॉब्लम है जो अवेयरनेस बढ़ गई है और टेस्टिंग इम्प्रूवमेंट होने से इसके लिए आप कह लीजिए कि ये ज़्यादा प्रेवलेंट होने लगी है, ये ज़्यादा पकड़ में आने लगी है। जी। डॉक्टर पीयूष, क्या थायराइड डिसऑर्डर भी आनुवंशिक यानी जेनेटिक हो सकता है, या अगर जैसे माता पिता को है तो बच्चों को होने के अगर चांसेस हो? देखिए, 2 टर्म होता है, एक हेरिडेटरी और दूसरा फैमिलियल। जी। हेरिडेटरी का ये मतलब हुआ जो जीन्स में जिसका कि स्ट्रॉन्ग प्रेडिलेक्शन होता है। जी। फैमिलियल मतलब कि एक क्लस्टर के रूप में फैमिली में ज़्यादा पाया जाता है। हाँ, ये बात सही है
कि ये इसमें जो थायराइड डिजीज विशेष तौर पे हाइपोथायराइडिज्म जो वो जेंडर प्रिडिलेक्शन होता है, फीमेल में ज़्यादा होता है। अगर कहते हैं कि माँ में बहन में अगर ज़्यादा है तो पुत्री में या फिर जो रियल सिस्टर्स हैं उनमें होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन डिजीज़ की इटियोलॉजी से ज़्यादा ज़रूरी है डिजीज़ का ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और प्रॉपर ब्लड टेस्ट कराएं और रेगुलर दवाई लें तो फिर इससे घबराने की बात बिल्कुल नहीं रहती। जी जी। डॉक्टर ठक्कर, लाइफस्टाइल की अगर बात करें, कैसी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए एक थायराइड डिसऑर्डर के मरीज को? क्या एक्सरसाइज और कौन सी एक्सरसाइजेज ज़रूरी हैं? कितना एक्टिव रहना हेल्प कर सकता है थायराइड डिसऑर्डर को कम करने में? आई थिंक एक्सरसाइज तो सभी के लिए ज़रूरी है जी। थायराइड डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए कोई ऐसे बहुत ज़्यादा रोल एक्सरसाइज का नहीं है। जैसे मैंने कहा पहले आयोडाइन डेफिशिएंसी से ज़्यादा थायराइड प्रॉब्लम्स होती थी, अब हम आयोडाइन सफिशिएंट पॉपुलेशन है तो ज़्यादातर ऑटो इम्यून इश्यूज़ या बॉडी के अंदर के इन्फ्लेमेशन से इस तरह की प्रॉब्लम होती है। और जनरल हेल्थ ठीक रखने के लिए सर्टनली यू शुड एक्सरसाइज, और इससे भी थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। पर ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है कि भाई थायराइड के लिए ये करना ज़रूरी है। थायराइड का बेसिक इलाज जो है वो दवाई से ही है। कमी है तो आप दवाई रिप्लेस करिए, और अगर ज़्यादा इफेक्टिव ज़्यादा थायराइड हार्मोन है तो उसको काउंटर करने के लिए उसकी दवाई लीजिए। यही बेसिक है इसका। डॉक्टर पीयूष, क्या थायराइड डिसऑर्डर किसी उम्र विशेष में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं? अगर बच्चों की बात करें विशेष रूप से, तो क्या बच्चों में भी थायराइड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं? देखिए, अगर कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म जिसे हमें कहते हैं, जिसमें कि जन्मजात विकृति की वजह से अगर जो है थायराइड ग्लैंड जो वो एब्सेंट हो, तो उस केस में बच्चों में हो सकता है। लेकिन ये मूल तौर पर जो मोस्ट कॉमन ग्रुप जिस केस में अफेक्टेड होता है वो फीमेल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, यानी कि 18 वर्ष और उसके बाद वाली जो 18, 24, 25, 30 वर्ष तक की महिलाएं जो होती हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा होता है। और ऑल्दो एक्सट्रीम्स ऑफ एज में भी कई बार जो है वो मिडिल एज में भी पहली बार जो हाइपोथायराइडिज्म जो है वो होते हुए देखा गया है। आपने गर्भवती महिलाओं का जिक्र किया था डॉक्टर रंजन। गर्भवती महिलाओं को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए अगर थायराइड के विषय में बात करें? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये कि अगर जो लोग प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रही हैं, अगर वो पहले से हाइपोथायराइडिज्म का उनको ये पता है कि वो हाइपोथायराइडिज्म के लिए दवाई ले रही हैं, तो सबसे पहले जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चले, यूरिन में प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, तो उन्हें दवाई की डोज जो है वो 30% बढ़ा देनी चाहिए। यानी कि अगर वो 50 ले रही हैं तो उनको 75 तक ये लेना पड़ सकता है। एक कॉमन ये है कि हर दिन जितनी दवाई का डोज वो ले रहे हैं, सप्ताह के 2 दिन उस डोज को डबल कर दें, नंबर 1। लेकिन ऐसा करने के पहले वो जो है करने के साथ साथ जब वो अपने जो डॉक्टर के पास जाएं और इस बात का विशेष ध्यान रखें, नंबर 1। नंबर 2, जो आपके शो में जो भी विज्ञान के छात्र हैं, तो हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसा बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है जिसमें कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है। यानी ऐसी महिलाएं जो कि गर्भ धारण करना चाह रही हैं, गर्भ धारण करने के तुरंत बाद गर्भ ये रह नहीं रहा है, गर्भ का जो है वो नुकसान हो जा रहा है, या फिर वो इनफर्टिलिटी के कारण हो सकते हैं। यहाँ इस बात को भी समझना जरूरी है कि जो खून की जांच में जो TSH नामक एक पैरामीटर होता है, वो बहुत कम रहने पर भी, ज़्यादा बढ़ा नहीं होने के बाद भी हम लोग प्रेगनेंसी में ऐसे लोग जिनको कि इनफर्टिलिटी की शिकायत हो रही है, गर्भधारण में समस्या हो रही है, तो हम लोग लोअर थ्रेशोल्ड पर भी इस दवाई की शुरुआत कर सकते हैं। तो दर्शकों को यह समझना है कि अगर रिप्रोडक्टिव एज की महिलाओं को अगर इनफर्टिलिटी हो रहा है या रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है, तो वो विशेषज्ञ डॉक्टर से जरूर मिलें। थायराइड का इलाज करने के बाद जो है उन्हें इस समस्या से मुक्ति मिल सकती है। इसी बीच एक कॉलर जुड़ गए हैं, मथुरा से पुनीत गुप्ता बात कर रहे हैं। पुनीत जी, स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी सर, मेरी मदर का बचपन में एक ग्लैंड निकल गया थायराइड का जी। तो अब पिछले मार्च में जब टेस्ट रिपोर्ट कराई थी उसमें TSH लेवल ज्यादा था, 20 से ऊपर था। अभी 2 बार रिपोर्ट कराई है तो रिपोर्ट में नॉर्मल आ रहा है जी। तो अब 125 mg की थायरॉक्सिन बताई थी पिछले साल डॉक्टर ने जी। तो हम जो है उसको कम कर दें डोज को। डॉक्टर ठक्कर क्या कहना चाहिए? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। इनको जो भी तकलीफ थी जिसके लिए जो है थायराइड का ऑपरेशन किया गया था जी, तो उस वजह से जो है अब इनके जो बचा हुआ थायराइड है उसमें हार्मोन बनाने की क्षमता थोड़ी कम है। तो इसलिए जो है उसको पूरा करने के लिए बेहतर रहता है कि आप दवाई लेते रहें। अगर दवाई कम करेंगे तो जो बचा हुआ थायराइड है वो फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा
और अगर सपोज करिए किसी कैंसर वैंसर के लिए इसको ऑपरेशन किया गया था, तो एक हम लोग थायराइड की दवाई इसलिए भी देते हैं कि अंदर की जो है टेंडेंसी इसके लिए दबी रहे। तो जो भी आपको डोज दी गई है वो टेस्ट के हिसाब से आपके पहले 120 चला गया था TSH, अब TSH ठीक आ गया है, मतलब कि अब आप ठीक डोज ले रहे हैं। इसको कम करने का कोई आपको इतना सोचना भी नहीं चाहिए, इसको आप खाते रहिए बिना सोचे इसको रेगुलरली खाते रहिए, और हर 3 महीने 6 महीने जैसे डॉक्टर कहें इसका टेस्ट करा के देखते रहिए कि खुराक बढ़ानी है या घटानी है। अपने आप ना घटाइए प्लीज़। जी जी। डॉक्टर ठक्कर, क्या थायराइड डिसऑर्डर का असर हमारी मेंटल हेल्थ और हमारे नेचर पर भी पड़ सकता है? तो ऐसा होता है कि जब थायराइड हार्मोन ज़्यादा होगा तो जनरल एक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो इरिटेबिलिटी हो सकती है, नींद पूरी नहीं होगी, नींद नहीं आएगी, इरिटेबिलिटी रहेगी, आपका दिमाग इधर से उधर फैलेगा, क्योंकि जनरल बॉडी में एक्टिविटी ज़्यादा होगी। और वही अगर थायराइड फंक्शन कम है तो जो है ये भी होगा कि भाई आपको नींद ज़्यादा आएगी जैसे बात हुई, और सारी चीज़ें थोड़ी स्लो चलेंगी, तो आपकी मेंटेशन भी थोड़ी स्लो चलेगी। जी जी। डॉक्टर पीयूष, आज वर्ल्ड थायराइड डे पर आपका क्या गोल्डन रूल होगा हमारे दर्शकों के लिए, क्या सलाह होगी ज़रूरी जिससे वो अपने थायराइड को हमेशा बैलेंस रख सकें? अवेयरनेस एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। आप इस बारे में बिल्कुल न सोचें कि दवाई शुरू कर लेंगे तो जीवन भर खाना पड़ेगा। जी। थायराइड हाइपोथायराइडिज्म की जो बीमारी है, अगर आप दवाई रेगुलरली खाते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। जब कभी भी संदेह हो तो आप अपने नज़दीक के विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलें और उनकी सलाह पर ही दवाई के डोज को कम या ज़्यादा करें। अपने से दवाई के डोज को कम ज़्यादा या बंद ना करें। जी। चलते चलते डॉक्टर ठक्कर, डॉक्टर रंजन, एक छोटा सा रैपिड फायर थायराइड डे पर हम कर लेते हैं। शुरुआत आपसे करते हैं डॉक्टर ठक्कर, थायराइड की सबसे शुरुआती पहचान क्या हो सकती है? हाइपोथायराइडिज्म में वेट गेन, हाइपरथायराइडिज्म में वेट लॉस और ट्रेमर। जी। डॉक्टर पीयूष, क्या हर मोटापा थायराइड की वजह से होता है? बिल्कुल नहीं। हाइपोथायराइडिज्म एक इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मोटापा जो है वो जीवन शैली की वजह से होता है। जी। डॉक्टर ठक्कर, महिलाओं में थायराइड की समस्या ज़्यादा क्यों देखी जाती है? देखी जाती है ज़्यादा, क्यों का बहुत क्लियर जवाब नहीं है। हाँ जी। डॉक्टर पीयूष, क्या तनाव थायराइड का बढ़ा सकता है? जी नहीं। थायराइड जो है वो थायराइड की बीमारी तनाव को जन्म दे सकती है, लेकिन तनाव की वजह से थायराइड हो यह वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। डॉक्टर ठक्कर, थायराइड के मरीजों को कौन सी एक गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए? दवाई नहीं छोड़नी चाहिए। जी। क्या सिर्फ वजन बढ़ना ही थायराइड का संकेत है? जी नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो अत्यधिक थकान हो सकता है, ये हाइपोथायराइडिज्म का सबसे इम्पॉर्टेंट। जी। थायराइड के लिए सबसे ज़रूरी टेस्ट कौन सा माना गया? अगर फंक्शनल प्रॉब्लम है तो TSH का टेस्ट किया जाता है, अगर स्वेलिंग है और नोडुलर स्वेलिंग है तो FNAC का टेस्ट किया जाता है, बिकॉज उस सिचुएशन में आपको कैंसर रूल आउट करना होता है। जी। आम लोगों के लिए डॉक्टर रंजन, थायराइड से बचाव का आपका एक सबसे महत्वपूर्ण सुझाव? बचाव कई बार संभव नहीं हो सकता है, इलाज इस केस में ज़्यादा ज़रूरी है। जी। क्लोजिंग रिमार्क्स डॉक्टर ठक्कर आपसे वर्ल्ड थायराइड डे पर। कॉमन प्रॉब्लम है, पहले के मुकाबले में कहीं कम हो गई है जब से हमने आयोडाइन सप्लीमेंटेशन शुरू किया है। पॉपुलेशन में काफ़ी प्रेवलेंस है आज के दिन में भी, क्लिनिकल और सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, जैसी सारी अभी इतनी जिक्र हुई है सुबह से, तो टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए। डॉक्टर पीयूष, आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स चाहेंगे वर्ल्ड थायराइड डे पर? दवाई बिल्कुल न छोड़ें, और अल्टरनेट थेरेपी में या फिर आपके सोशल मीडिया पे आई हुई अपुष्ट जानकारी के बहकावे में ना आए। जानकारी से इसका निदान बिल्कुल संभव है। रेगुलरिटी रहने की आवश्यकता है। यानी जानकारी रखिए, जागरूक बनिए। डॉक्टर पीयूष, डॉक्टर आलोक, आपसे ये सार्थक चर्चा हो पाई आज। आप दोनों का बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को निश्चित लाभ मिला होगा आपसे जुड़कर।